हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हम कल आपको पढ़ा रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड्स के बारे में, सजीव जगत के बारे में। उसी चैप्टर में हम आज आगे बढ़ेंगे। टॉपिक जो चल रहा था बेटा वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टॉपिक कौन सा चल रहा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेटा कल जो हमने आपको पढ़ाया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, चैप्टर 1 लिविंग मतलब जीवित जीवों के लक्षण, जीवित जीवों के लक्षण। जीवित जीवों के लक्षण में जो टॉपिक चल रहा था क्लास में, अध्याय 1 या चैप्टर 1 फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। उसमें कल हम आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे। तो कल हम आपको बता चुके हैं बेटा ग्रोथ के बारे में, कल हम आपको बता चुके हैं वृद्धि के बारे में, कल हम आपको बता ही चुके हैं। और दूसरा कैरेक्टर है बेटा रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में भी कल हम आपको बता चुके हैं। वृद्धि और जनन दोनों को ही हम आपको समझा चुके हैं बहुत डिटेल में कल के वीडियो में। तो बेटा आज उससे आगे और भी कैरेक्टर्स जैसे मेटाबॉलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं उपापचय। क्या कहते हैं? उपापचय। चौथा कैरेक्टर्स कल आपको बताया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। उसके बाद बेटा पांचवा कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस, जिसे कहते हैं चेतना। तो इस तरह से बेटा हमने आपको कैरेक्टर्स बता रहे थे, हम आपको जीवित जीवों के कैरेक्टर्स आपको पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले वृद्धि के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बता ही चुके हैं। जीवित जीवों के जो लक्षण हैं मुख्य रूप से जो इस चैप्टर में दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? वृद्धि, जनन, उपापचय, कोशिकीय संगठन, शरीर का कोशिकीय संगठन, शरीर का कोशिकीय संगठन, शरीर का कोशिकीय संगठन, इसके अलावा चेतना। इस तरह से बेटा ये आपको बताए गए हैं किसके कैरेक्टर्स? जीवों के लक्षण बताए गए हैं। जीवित जीवों के क्या क्या लक्षण होने चाहिए जो इस चैप्टर में आप जिनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम आपको देख लें बेटा कौन कौन से जीवित जीवों के लक्षण हैं। वृद्धि, जनन, उपापचय, शरीर का कोशिकीय संगठन और चेतना। कल वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं वृद्धि और जनन के बारे में विस्तृत रूप से। आज हम डिस्कस करेंगे उपापचय के बारे में। देख लें बेटा। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा जीवित जीवों का दो कैरेक्टर्स आपको कल बता दिए थे। तीसरे कैरेक्टर के बारे में बताएंगे उपापचय। उपापचय जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में उपापचय क्या होता है बेटा? जीवों के शरीर में होने वाली, जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती हैं। उपापचय कहलाती हैं। उपापचय कहलाती हैं। उपापचय, उपापचय दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला अपचय, दूसरा उपचय। अपचय में क्या होता है? बड़े पदार्थ छोटे अणुओं में टूटते हैं, छोटे अणुओं में टूटते हैं। उपचय में क्या होता है? छोटे अणुओं से
छोटे छोटे अणुओं से बड़े पदार्थों का निर्माण होता है। पदार्थों का निर्माण होता है। अपचय का उदाहरण कौन है बेटा? अपचय का उदाहरण देख लें। अपचय का उदाहरण है बेटा श्वसन, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन जो प्रक्रिया होती है वो अपचय का उदाहरण होती है। उपचय का उदाहरण कौन है? प्रकाश संश्लेषण। इस तरह से बेटा ये आपको बताया गया है, इनके बारे में आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्या होता है? जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय कहलाती हैं। उपापचय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अपचय और उपचय। अपचय क्या होते हैं? बड़े पदार्थ छोटे अणुओं में टूटते हैं तब उसे अपचय कहते हैं। उपचय क्या होता है? छोटे छोटे अणुओं से बड़े पदार्थों का निर्माण होता है तब हम उसे क्या कहते हैं? उपचय कहते हैं। अपचय का उदाहरण कौन सा है? कोशिकीय श्वसन। कोशिका में जो श्वसन की क्रिया होती है जिसमें फूड का ऑक्सीकरण होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जिसके बारे में बेटा आपने पहले भी पढ़ा होगा और आगे विस्तृत रूप से आप आगे की क्लासों में इसी क्लास में 11वीं क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे पादप कार्यकी में। तो बेटा इस तरह से आपको बताया गया। उपचय क्या होता है? उपचय का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा? छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बड़े पदार्थों का निर्माण होगा। प्रकाश संश्लेषण जानते ही हैं आप, पौधों में भोजन बनाने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे क्या करते हैं? वातावरण से CO2 लेते हैं, मिट्टी से पानी लेते हैं और सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किसका उदाहरण होती है प्रकाश संश्लेषण? उपचय का उदाहरण होती है प्रकाश संश्लेषण, मतलब छोटे छोटे अणुओं से बड़ों का निर्माण होता है। ये भी किसका उदाहरण है बेटा? ये दोनों प्रक्रियाएं कोशिकीय श्वसन और प्रकाश संश्लेषण उपापचय का उदाहरण होती हैं। तो उपापचय आप समझ रहे होंगे क्या होता है, जिसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती हैं। उपापचय दो शब्दों से मिलकर बना है। अपचय बड़े पदार्थ छोटे अणुओं में टूटते हैं, बड़े पदार्थ सिर्फ छोटे में टूट जाते हैं तो उसे कहते हैं अपचय। उपचय क्या होता है? छोटे छोटे अणुओं से बड़े पदार्थों का निर्माण होता है जिसे कहते हैं उपचय। अपचय का उदाहरण कौन सा है? कोशिकीय श्वसन। कोशिका में जो श्वसन की क्रिया होती है वो अपचय का उदाहरण होती है। उपचय का उदाहरण कौन होता है? उपचय का उदाहरण प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखा होगा आपने, प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं और सॉइल से वाटर लेके अपना भोजन बनाते हैं। सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण हो रहा है, इसलिए क्या है? उपचय है, प्रकाश संश्लेषण। तो इस तरह से आपको ये बेटा समझ में आया होगा। देख लें, पॉइंट को अच्छे से समझ लें। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं जीवों के लक्षण में 2 लक्षण आपको डिस्कस कर दिए गए हैं। वो कौन से हैं बेटा? वृद्धि के बारे में और जनन के बारे में। अब तीसरा करैक्टर मैं आपको हिंदी में बताया हूँ पहले, अब आपको इसको इंग्लिश में बताता हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। अब इसी को बेटा देख लें थोड़ा इंग्लिश में। मेटाबॉलिज्म इज दैट प्रोसेस, वह प्रक्रिया है विच इंक्लूड्स, जो सम्मिलित करती है ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्लूड किया जाता है। मेटाबॉलिज्म वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। मेटाबॉलिज्म वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स से मिलके बना है मेटाबॉलिज्म। पहला होता है, फर्स्ट वर्ड है कैटाबॉलिज्म। ब्रोकन डाउन ऑफ
broken down of simple substances into broken down of complex substances into simple substances. तो देख लें बेटा। और दूसरा एनाबोलिज्म, एग्जाम्पल इसका क्या है बेटा, रेस्पिरेशन। इसका उदाहरण है रेस्पिरेशन कैटाबोलिज्म का। कौन सा, सेलुलर रेस्पिरेशन। एनाबोलिज्म का उदाहरण है ब्रोकन डाउन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स substances from simple substances से कॉम्प्लेक्स का बनना क्या कहलाएगा, एनाबोलिज्म कहलाएगा। एनाबोलिज्म का उदाहरण कौन सा है बेटा, फोटोसिंथेसिस। यही जो मैंने अभी आपको बेटा हिंदी में बताया था, उसी को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। मेटाबॉलिज्म इज दैट प्रोसेस इन विच इंक्लूड्स ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया होती है जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को इंक्लूड करती है। मेटाबॉलिज्म वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कैटाबॉलिज्म ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपल सब्सटेंसेज, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंस में टूटना क्या कहलाएगा, कैटाबोलिज्म कहलाएगा। उदाहरण सेलुलर रेस्पिरेशन इसका उदाहरण है। दूसरा एनाबोलिज्म क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज, सरल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का बनना क्या कहलाएगा, एनाबोलिज्म कहलाएगा। उदाहरण फोटोसिंथेसिस। आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे टेक CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड H2O फ्रॉम द सॉइल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे प्रिपेयर देयर ओन फूड्स। रिएक्शन आपको अपने पढ़ी होगी बेटा, ये रिएक्शन आपको याद होगी, 6CO2 + 12 H2O फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। वैसे तो आगे ये चैप्टर आ रहा है उसमें बताया जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है वैसे ही समझाने के लिए। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। C6CO2 + 12 H2O सनलाइट क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। 6CO2 + 12 H2O सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, 6C6H12O6 ग्लूकोज 6O2 + 6H2O। कौन सी रिएक्शन है बेटा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस, वो प्रोसेस होती है, वी कैन टेक 2 बेनिफिट्स, जिनके द्वारा हम 2 बेनिफिट्स प्राप्त करते हैं। इट इज़ द सोर्सेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड ऑन दिस अर्थ, सभी प्रकार के फूड का पृथ्वी पर सोर्स होती है फोटोसिंथेसिस। इट प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको जो बताया गया है मेटाबॉलिज्म के बारे में। देख लें बेटा, अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लें। अब हमने बेटा आपको जीवों के लक्षण बता दिए 3, कौन कौन से। पहला आपको बता दिया गया ग्रोथ, वृद्धि, और दूसरा आपको बता दिया गया जनन, और तीसरा आपको बता दिया गया उपापचय, तीसरा आपको बता दिया गया उपापचय। तो बेटा ये तीनों करैक्टर्स आपको बता दिए गए हैं जीवों की। अब चौथा करैक्टर मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वो कौन सा है बेटा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी हिंदी में कहते हैं इसे शरीर का कोशिकीय संगठन। शरीर का कोशिकीय संगठन। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का अवश्य बना होता है।
अवश्य बना होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है। तो बेटा ये आपको भी बताया गया कि शरीर का कोशिकीय संगठन जो तीसरा करैक्टर है जीवित जीवों का, उसमें आपको याद रखना है प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का अवश्य बना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे कोई भी मकान हो, उसकी सबसे मकान ईंट या पत्थर उसकी बेसिक यूनिट होती है। कोई भी मकान ईंट या पत्थर से मिलकर बना होता है। सबसे पहले शुरुआत तो उसकी ईंट या पत्थर से होती है। सबसे छोटी इकाई किसी भी बिल्डिंग की ईंट या पत्थर होती है। वैसे ही जीवित जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा? कोशिका होती है। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में, आगे भी आप पढ़ेंगे 11th क्लास में सेल बायोलॉजी में, कोशिका विज्ञान में। तो आपको याद रखना है कि कोशिका ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका शरीर बिना कोशिका के बना हो। मतलब हर जीव का शरीर कोशिका का बना होता है। कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो बेटा ये जीवित जीव का लक्षण होती है कोशिका का पाया जाना। हर जीवित जीव का लक्षण होता है कोशिका का पाया जाना। तो बेटा ये याद रखना है प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का अवश्य बना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो बेटा इस तरह से आपको ये बताया गया इस शरीर का कोशिकीय संगठन, इस करैक्टर के बारे में। इसी को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ, देख लेंगे थोड़ा। Each organisms is made up of cell. We know that हम जानते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of living body and functional unit of living body। इस तरह से बेटा इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है इसको, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी को। ईच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होगा। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर जरूर बना होगा। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। वी नाउ दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। सेल लिविंग बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। इस तरह से बेटा ये आपको 4th करैक्टर्स के बारे में भी बता दिया गया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमने आपको 4 करैक्टर बता दिए गए। कौन कौन से 4 करैक्टर बता दिए गए जो आप समझ गए होंगे? पहला बता दिया गया ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा आपको बता दिया गया मेटाबॉलिज्म, चौथा बता दिया गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, कोशिकीय संगठन। अब 5वां आपको बताया जाएगा बेटा चेतना, जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस इंग्लिश में, चेतना। बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना। बाह्य उद्दीपनों के प्रति उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना। उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना चेतना कहलाता है। इंग्लिश में से टू गिव द रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बेटा अभी हमने जीवों का जो 5वां करैक्टर है वो भी आपको बताया। 5वां करैक्टर क्या बताया कि चेतना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस
चेतना क्या होती है? बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना, मतलब वातावरण में जो चेंजेज आते हैं उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्वालिटी होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब कोई बाहर से एक्सटर्नल चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्स ज़रूर दिखाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसे कहते हैं हम चेतना या होश में होना। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस। टू गिव द रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो बेटा बाह्य उद्दीपन, जो बाह्य चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आपको ने सुना होगा मेमोसा प्यूडिका का प्लांट जिसे छुई मुई कहते हैं, उसके प्लांट को टच करने पर वो रिस्पॉन्स देता है या उसमें मुरझा जाती हैं उसकी पत्तियाँ छुई मुई में। तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गर्मी, सर्दी, वर्षा के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो रिस्पॉन्स दिखाते हैं उनकी बॉडी। तो इसी तरह से बाह्य जो चेंजेस हो रहे हैं उनके प्रति जो रिस्पॉन्स देना क्या कहलाएगा? चेतना कहलाएगा या होश में होना कहते हैं। टू गिव द रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना क्या कहलाता है? चेतना कहलाता है। तो इस तरह से बेटा हमने आपको भी बता दिए गए यहाँ पर जीवों के लक्षण जो थे वो आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इस तरह से आपको जीवों के जो लक्षण हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। जीवन में कौन कौन से लक्षण जो मुख्य रूप से होते हैं ये तो बताई गई हैं बेटा। इसके अलावा आपको पहले ही बताया था मैंने, जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, मतलब जीवन की जो प्रक्रियाएँ होती हैं, जैसे डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, मतलब पाचन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वयन, वो भी जीवित जीवों का लक्षण होती हैं, वो भी जीवित जीव में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो 5 कैरेक्टर्स, उनके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया है। कल भी आपको बताया था उनके बारे में कुछ, और आज भी आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो बेटा अब आगे देखना है आपको अच्छी तरह से। देखिए एक बात बताई जाएगी, क्या आपको बताया जाएगा? देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ आपको बताएंगे बेटा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगला टॉपिक है ये बेटा, इससे अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स तो पूरा हो गया। तो यहाँ पे क्या हम डिस्कस करेंगे? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिससे कहते हैं हिंदी में जीवों में विविधता। जीवों में विविधता। बेटा आप जानते हैं जो जीवों में विविधता क्या होती है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? सबसे पहले डाइवर्सिटी किसे कहते हैं या विविधता क्या होती है? विविधता होती है वैरायटी और वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैरायटी और वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीवित जीवों में विभिन्नता क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। विविधता। विविधता कहलाती है। विविधता कहलाती है। जीवों में विभिन्नता क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। जैसा कि आपने सुना होगा बेटा एक टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, जीवों में विविधता को बायोडाइवर्सिटी भी कहती है, जैव विविधता। बेटा आप आगे पढ़ेंगे इसी एनसीईआरटी बुक में 12th क्लास में इकोलॉजी में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का डिटेल में। 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं आरबीएससी बोर्ड में। तो यहाँ पर आप देख लें बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता वर्ड जो है, सबसे पहले शब्द एडवर्ड विल्सन ने प्रस्तुत किया, ये पॉपुलराइज्ड प्रसिद्ध किया। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। डाइवर्सिटी
सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कौन से ऑर्गेनिजम्स में मिलती है बेटा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ हाईएस्ट डाइवर्सिटी, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक विविधता, जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा, जिन्हें लंग ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, लंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को, उनमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा बेटा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस तरह से देख लें बेटा आगे। तो बेटा ये विविधता या जैव विविधता क्या होती है? जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का, पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाती है या विविधता कहलाती है। पृथ्वी पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों को, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना क्या कहलाता है? पृथ्वी पर जैव विविधता कहलाता है। उन सभी जीवों को मिलाकर जैव विविधता कहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को मिलाकर। तो इस तरह से आपको बेटा ये समझ में आ रहा होगा कि आपको बताया जा रहा है जैव विविधता के बारे में बेटा। कोरल रीफ हैज़ सेकंड लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी। मूंगे की चट्टानों में द्वितीय सबसे बड़ी जैव विविधता होती है। मूंगे की चट्टानों में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता दिखाई देती है कोरल रीफ में। बेटा आगे आप पढ़ेंगे सिलिंड्रेट ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। एक फाइलम है सिलिंड्रेटा, संघ है। इस पृथ्वी पर मिलने वाले सभी जंतुओं को कुछ करैक्टर के बेसिस पर संघों में विभाजित किया गया है। तो उन संघों में से ही एक संघ है सिलिंड्रेटा संघ या निडेरिया संघ। उस संघ के जंतुओं का जो ऊपर आवरण पाया जाता है, कवच पाया जाता है, उसे कोरल रीफ कहते हैं। कोरल रीफ। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा आपको क्या बताया जा रहा है। देखिए आगे। तो टिल नाउ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नॉन। अब तक जीवों की 1.7 से 1.8 मिलियन तक जातियां ज्ञात हैं। अब तक जीवों की 1.7 से 1.8 मिलियन तक जातियां ज्ञात हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा बेटा क्या बताया गया है कि अब तक जीवों की 1.7 से 1.8 मिलियन तक जातियां ज्ञात हो चुकी हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो चैप्टर है, टॉपिक है इस चैप्टर में, उसके बारे में ये आपको बताया गया है। आपको समझ में आया होगा कि आपको बताया गया है। देख लें पॉइंट को। कोरल रीफ है सेकंड लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी। मूंगे की चट्टानों में द्वितीय सबसे बड़ी जैव विविधता होती है। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता किसमें मिलती है?
उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा संख्या में विविधता दिखाते हैं, जैव विविधता। उसके बाद अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ ज्ञात हो चुकी हैं। जीवित जीवों की कितनी जातियाँ ज्ञात हो चुकी हैं? जीवों की 1.7 से 1.8 मिलियन तक जातियाँ ज्ञात हो चुकी हैं। इस तरह से बेटा हमने आपको यहाँ पे बताया डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स टॉपिक में। तो डाइवर्सिटी में सबसे बता दिया आपको, सबसे पहले भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, आप जानते ही हैं। तो उन सभी भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का पृथ्वी पर पाया जाना बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी कहलाता है। वो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किस में मिलती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। उसके बाद मूंगे की चट्टानों में पाई जाती है दूसरे नंबर पर, जो आपको भी बताया गया है। और इसके अलावा अब तक जीवों की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन तक ज्ञात हो चुकी है। 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीवों की जातियाँ ज्ञात हो चुकी हैं। इस तरह से आप ये पॉइंट बेटा समझ रहे होंगे जो आपको बताया गया है। अब इससे आगे अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।